ओर से प्रीपेड मीटर को लेकर आज आंदोलन किया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रीपेड मीटर की प्रतिकृति जो है वो भी जलाई गई है। क्या बताओगे, आज ये आंदोलन है, आपके साथ कार्यकर्ता उपस्थित है और आप बहुत आक्रामक दिखाई। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति प्रीपेड मीटर का सतत विरोध करते आई है, पर सरकार ने वचन देने के बावजूद वो वचन निभाए नहीं, वो रद्द किए नहीं। और अभी हमने प्रतिकृति जो मीटर की प्रतिकृति जलाई है, वक्त आएगा तो हम मीटर पूरे जला देंगे और जहाँ जहाँ मीटर लगे वो तोड़फोड़ करेंगे। और महावितरण कंपनी को हम चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि जो आपने जनता से वादा किया था वो वादा आप पूरा कीजिए। जो टीओडी के नाम पर आप जनता से फसवणूक कर रहे हैं वो बंद कीजिए, क्योंकि प्रीपेड मीटर की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ लूट मार हो रही है। और अभी आप ग्रामीण में जहाँ लगा दिए हैं वहाँ पर बिजली के बिल जो है दुगने आ रहे, जनता उससे त्रस्त है। जबकि बिजली यहाँ हमारे यहाँ तैयार होती है, संसाधन हमारे लगे हुए, और ऊपर से हम बिजली महंगी खरीदेंगे। और जो अदानी अंबानी की और अलग दूसरे जो उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये जो आप कर रहे हैं, ये इसमें आप हमारी जनता को लूट रहे हैं। तो ये लूट बंद होना चाहिए, अन्यथा हम इससे आक्रामक होंगे। और सरकार को हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, इसके बाद हम सरकार का जीना मरना मुश्किल कर देंगे। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था प्रीपेड मीटर को लेकर, उसके बाद आप शांत हो गए, आज फिर आंदोलन कर रहे हो। एनएमसी चुनाव के मद्देनज़र ये आंदोलन हो रहा है। देखिए, ये समिति है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसमें सारे पक्ष के लोग हैं। पर ये मुद्दा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति बार बार उठाते आ रही है। और विधानसभा चुनाव के पहले भी ये मुद्दा उठाया था, विदर्भवादियों ने जूता फेंक के मारा बावनकुड़े को, तब ये पालक मंत्री वहाँ गए और दूसरे दिन रद्द हुआ। पर फिर से अगर बात आएगी कि ऊर्जा मंत्री को ही जूता मारने की बात आएगी तो हम फिर से तैयार है। इससे उग्र आंदोलन करने की बारी आएगी तो वो सब तैयार है, परंतु ये प्रीपेड मीटर हम लगने नहीं देंगे। हमें इसका विरोध है। हम ये अल्टीमेटम आपके न्यूज के माध्यम से ये अल्टीमेटम है कि सरकार ने अभी भी ये इससे संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम जो करना हमारे दिमाग में है क्या। ये इनको हम 1 महीने की सहूलत दे रहे, 1 महीने के अंदर ये इन्होंने निर्णय रद्द करना चाहिए, नहीं तो पूरी जनता के साथ हम जो करना है वो करेंगे, पूरी जनता के साथ करेंगे। सचिव जय विदर्भ पार्टी प्रीपेड मीटरच्या जागी टीओडीच्या नावानं प्रीपेड मीटर पुन्हा लावण्याचा कार्यक्रम करून जनतेची, विदर्भाच्या जनतेची विशेषतः सरकारने फसवणूक केली, त्यांना फसवलं। 2 वर्षापासून येऊन पडलेले, अदानीच्या कृपेने येऊन पडलेले लाखानं प्रीपेड मीटर नागपुरात होते। 2 वर्षापासून विदर्भ आंदोलन समिती, जय विदर्भ पार्टी आणि ग्राहक संघटना सगळ्यांनी मोठे कसून आंदोलन केलं। आणि एका जय विदर्भ पार्टीच्या MSCB चौकाच्या आंदोलनात स्वतः बावनकुळे उपस्थित झाले विदर्भाच्या स्टेजवर, आणि तिथे त्यांनी वचन दिलं की हा गैरसमज झालेला आहे जनतेचा, आम्ही जनतेच्या घरी हे मीटर लावणार नाही, प्रीपेड मीटर, असं मी वचन देतो। आणि तेव्हा आम्ही वचन त्यांचं मानलं नाही, तुमचे पुष्कळचे वचनं खोटे आहेत विदर्भासहित, तर आम्ही म्हणे विधानसभेत घोषणा करू। आणि विधानसभेत घोषणा झाली की प्रीपेड मीटर जनतेच्या घरी लावणार नाही, आणि त्याच्यामुळं हे पुन्हा त्यांनी लावणं सुरू केलं आणि हे टीओडीच्या नावावर लावणं सुरू केलं। कुठेही जनतेची मागणी नाही, कुठेही जनतेचं मीठ बंद पडलेलं नाही, कुठेही जनतेला त्रास नाही, आणि जनतेची मागणी नसताना जबरदस्तीनं टीओडी मीटर प्रीपेड मीटर म्हणून खपवलं जात आहे। आणि म्हणून आमचा विरोध आहे। जनतेला विधानसभेत वचन देऊन सरकारने फसवणूक केली म्हणून आमचा विरोध आहे। आणि आम्ही येत्या महानगरपालिकेच्या जिल्हा परिषदेच्या, नगर परिषदेच्या चुनावामध्ये हा जनतेचा पोटतिकडीचा मुद्दा जनतेमध्ये उपस्थित करणार आहे आणि जनताच याचा निर्णय देऊन त्यांना विल्हेवाट लावणार आहे। जनता के साथ विदर्भ आंदोलन समिति की ओर से जो है पूरे आंदोलन की चेतावनी याद दी गई है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ क्षितिजा देशमुख, सिटी न्यूज़ लाइव, नागपुर। देखिए, हम जो है 2017 से भरोसा सेल शुरू है इस शहर में, नागपुर शहर में, और इसने बहुत अच्छा काम किया है पिछले सालों में। और लगभग 17 17 हज़ार एप्लीकेशंस जो है इन्होंने, एप्लीकेंट्स जो हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको रिजॉल्व किया है। आज तक जो है 98% इनका रिजल्ट है, और 2% है वो भी इसी तरह से रिजॉल्व होंगे। और इसमें जो है हमारे जो काउंसलर्स हैं
वो काउंसलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी जो भरोसा सेल की जो पुलिस निरीक्षक हैं, उनका जो स्टाफ है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का भी सेल है। तो ये सब जो है काफ़ी इस विषयों पे काम करते हैं और इसमें यही नहीं, सिर्फ अवेयरनेस का भी इनका काफ़ी अच्छा काम है। पहले जहाँ सेंटर था वहाँ से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा कुछ कारणों से, परंतु यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमने व्यवस्था की है और आने वाले समय में लोगों का जो भरोसा है भरोसा सेल के ऊपर, वो इसी तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे जिससे कि लोगों का और भरोसा बढ़े और लोगों का काम हो। जो कपल्स हैं जिनके बीच में कुछ छोटे कारण से या बड़े कारण से कोई झगड़े हैं तो उनको निपटाने का और उनको किस तरह से सेटल हो इश्यूज, और उनके जो कोर्ट जाने से पहले अगर आपस में उनके केसेस सॉल्व हो सकते हैं तो उस पर हम लोग काम करेंगे। जॉइंट सीपी सर, माझ्या सर्व सहकारी अधिकारी मित्र, सर्व पत्रकार मित्र, सर्व काउन्सिलर्स, सर्व महिला बंधू आणि भगिनी, भरोसा सेल एक मला असं वाटतं की काळाची गरज झाली आहे। पूर्वी असं होतं की कुटुंब व्यवस्था एकत्रित कुटुंब व्यवस्था होती आणि मग काही प्रॉब्लेम झाला तर घरातच प्रॉब्लेम डिस्कस व्हायचे आणि मग घरातच प्रश्न मिटायचे। पण काळ बदलला, मॉडर्नायझेशन झालं, कॉम्प्युटरायझ झालं आणि मग एकल कुटुंब पद्धती मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली। मग घरात बोलताना एकमेकांना संवाद नाही, थोडं काय झालं की एकमेकांशी बोलायचं नाही आणि त्यातून मग वाढणारा वितुष्ट, पण कुठंतरी ह्या भरोशाची गरज पडायला लागली आणि म्हणून जे शासनाने सुरू केलेलं आहे भरोसा सेल, हे अतिशय महत्वाचं असं मला वाटतं। यामध्ये आमचे जे काउन्सिलर्स आहेत ते एकत्र बसतात, सगळ्यांना मदत करतात, समोर काय येतात समितीचे देखील आनंदात आहे असं मला वाटतं। त्यामुळे त्याचंही आगमन झालेलं आहे, न बोलवता तो आलाय आपल्यासाठी आणि मला वाटतं चांगले शुभसंकेत असं वाटतं। तर भरोसा सेल हे अतिशय चांगल्या तऱ्हेने काम करत आहे आणि या ठिकाणी चांगली इमारत नव्हती, माननीय सीपी सरांनी प्रयत्न करून त्याला ही पहिली सोडावं लागली आपल्याला काही कारणामुळे, आणि ही इमारतच नव्हती, त्यांना ठेवायचा मोठा प्रश्न होता आणि सरांनी प्रयत्न करून ही इमारत मिळवली आणि आपण पाहिलं असेल करून पण खूप चांगली जागा झाली आहे। सगळ्या आलेल्या महिला आणि त्यांच्या नातेवाईकांना बसण्यासाठी देखील आणि काउन्सिलरसाठी देखील 6 दालनं झालेली आहेत। त्या सन्मानात तिथं बसून त्याच्याशी डील करू शकतात, 1 to 1 काही गोष्टी त्या शेअर त्यांना करायच्या असतात तुमच्याशी आणि दुसऱ्यासमोर बोलायचं नसतं, अशा वेळेस एक वेगळं केबिन असण्याची फार गरज असते आणि मला वाटतं त्या केबिनचा नक्कीच त्याचा उपयोग होईल। आणि आज माननीय सीपी सरांच्या प्रयत्नामुळे ही चांगली इमारत या ठिकाणी झाली भरोसासाठी आणि एरियाही मोठा आहे, एरियाही छान झालाय आणि नक्कीच त्याचं चांगलं काम या ठिकाणी होईल। सूर्य मॅडम सांगत होते तसं 39% लोकांना त्यांनी समोपचारानं घरी परत पाठवलंय। मला वाटतं हे फार मोठं काम आहे, सामाजिक काम आहे, वेगळ्या तऱ्हेचं काम आहे, क्राईमची थोडं अटके असं काम आहे, पण 4 कुटुंब इकडं जोडण्याचं काम आहे आणि कुटुंब व्यवस्था व्यवस्थित राहिली तर मला वाटतं बरेच प्रश्न मिटतात। त्यामुळे भरोसा सेल अतिशय महत्वाचं आहे। सूर्य मॅडम त्यांची टीम अतिशय चांगलं काम करते आणि मी या प्रसंगी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि जास्तीत जास्त कुटुंबाचा समेट कसा होईल याचा गुन्हा दाखल करण्यापेक्षा बघितलं पाहिजे। लाखो खटले कोर्टामध्ये पेंडिंग आहेत आणि त्याचे निकाल लागायला वर्षानुवर्षे जातात, कुटुंब उद्ध्वस्त होतात आणि ते होऊ नये यासाठी भरोसा सेल आहे। या सर्व टीमने ते लक्षात ठेवा आणि मनापासून सर्व टीम इथं काम करते, आणखी जोमाने त्यामध्ये काम करावं आणि 39%चा अबोव 51% प्लस कसं होईल यासाठी प्रयत्न आपण केले पाहिजे असं मला वाटतं, कारण गुन्हा दाखल करणं हे काही सोल्युशन नाही। त्यामुळे भरोशाचा उपयोग त्यामध्ये होईल। मी पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो, थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे जोर जुल्म की टक्कर में, अरे जोर जुल्म की टक्कर में संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, अनुवाद मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, भाई चंद्रशेखर जी आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर। आरक्षण के जनक, सामाजिक न्याय के महान स्तंभ राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती पर आजाद समाज पार्टी यानी कांचीराम द्वारा एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता, समानता और न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाना था। इस रैली में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था।
सैकड़ों बाइकों के काफिले ने शहर की सड़कों पर एकता, संघर्ष और सामाजिक बदलाव का संदेश फैलाया। हाथों में पार्टी के झंडे, नारों की गूंज और छत्रपति शाहू महाराज की तस्वीरों के साथ ये रैली एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शाहू महाराज केवल एक राजा नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, जिन्होंने शिक्षा, आरक्षण और दलितों के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। रैली में विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि शाहू महाराज की विचारधारा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सबसे पहले तो सभी भारत में जन्मे संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए, मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है और मैं जो महाराष्ट्र है उस महाराष्ट्र प्रदेश का आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का केंद्रीय प्रभारी हूँ। और आज पूरे महाराष्ट्र में, न केवल नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, गरीबों के, दलितों के, शोषितों के बहुत बड़े मसीहा थे, उनकी जयंती का कार्यक्रम आज पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। इसी कड़ी में हमारे नागपुर के जिला के पदाधिकारियों के द्वारा आज बड़े धूमधाम के साथ आज बाइक रैली का आयोजन किया गया। और बाइक रैली के माध्यम से हम छत्रपति साहू जी महाराज जी का जो जीवन संघर्ष है, उस संघर्ष को हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अब संघर्ष क्या है आपको समझना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब यह है कि जब इस देश में सदियों से जिसको हम शूद्र कहते हैं, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटीज़ कहते हैं, जिनका लंबे समय से उनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो छत्रपति साहू जी महाराज जब कोल्हापुर के महाराज थे। जय भीम। मैं नितिन महेश नागदेवते, आज़ाद समाज पार्टी पूर्व विदर्भ अध्यक्ष। आज छत्रपति राजश्री शाहू जी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य बाइक रैली का आयोजन इंदिरा चौक से लेकर संविधान चौक और संविधान चौक से लेकर मेडिकल चौक, जो छत्रपति शाहू जी महाराज चौक के नाम से जाना जाना चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील हमेशा से रहे हैं और अभी भी हम इसकी मांग कर रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी आने वाले जो चुनाव है, इसका आज से ये बिगुल भी बजा रही है। आने वाले चुनावों में आज़ाद समाज पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ा के हम लोग पूरे ताकत से आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पे और नागपुर ज़िले में, महाराष्ट्र में हम लाएंगे। और जो गैर बराबरी का जिस देश में चल रही है उसको बराबरी करेंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे और बाबा साहब के सपनों को हम पूरा करेंगे। नागपुर से सिटी न्यूज़ के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। रामटेक पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या कासूरवाही हातोडीजवळील अन्नपूर्णा राईस मिल परिसरात असणाऱ्या वळणावर दुचाकी अनियंत्रित होऊन कालव्यात पडून झालेल्या अपघातात एका मुलाचा मृत्यू तर एक गंभीर जखमी झाल्याची घटना दिनांक 23 जून रोजी सायंकाळी 7 वाजताच्या सुमारास घडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे। प्राप्त माहितीनुसार रामटेक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या काचूरवाही हातोडी मार्गावर वळणावरून दुचाकी अनियंत्रित झाल्याने थेट मोठ्या कालव्यात पडल्याने दुचाकी चालक मृत्यू तर मागे बसलेला एक मुलगा गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली। यात प्रामुख्याने मृतकात चालक हिमांशु पप्पू बेलेकर वय वर्ष 18 व आर्यन सुधाकर मेश्राम वय वर्ष 18 जखमी, दोघेही राहणार धनी तालुका मौदा या दोघांचा समावेश आहे। दोघेही रामटेकवरून कासूरवाही मार्गाने आपल्या मूळ गावी धनी येथे जात असताना हातोडी परिसरात येताच वळणावर वाहनावरून नियंत्रण सुटल्याने त्यांचे दुचाकी क्रमांक MH 40S 0224 ही थेट मोठ्या कालव्यात कोसळली। या चालकाला आणि मागे बसलेल्या मुलाला गंभीर दुखापत झाली। अपघात होताच गावातील नागरिकांनी दोन्ही जखमींना तात्काळ बाहेर काढून रामटेक उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले। मात्र त्यांची परिस्थिती गंभीर पाहता उपजिल्हा रुग्णालयातून त्यांना थेट नागपूर येथे रेफर करण्यात आले। मात्र पहाटे सकाळी 7 वाजताच्या सुमारास हिमांशु याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर आर्यन जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे। वळणावर ब्रेकर आणि सूचना फलक लावण्याची मागणी। रामटेक कासूरवाही मार्गावर हातोडी परिसरात येताच मोठा वळण असल्याने अनेकांना रस्त्यांचा अंदाज समजत नसल्याने अशा प्रकारचे अपघात घडत असतात। होणारे अपघात थांबविण्यासाठी या वळण मार्गांवर
दोन्ही बाजूला ब्रेकर तयार करून दोन्ही बाजूस धोकादायक वळण मार्ग असल्याचे सूचना फलक लावणे, जेणेकरून प्रवाशांना सूचना मिळेल, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे। नागपुर शहर के कलमना मार्केट यार्ड स्थित अनाज बाजार परिसर में रविवार को मामूली विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। 2 ट्रक चालकों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 31 वर्षीय रवि पुनाराम वाघमारे के रूप में हुई है, जबकि 48 वर्षीय आरोपी किशोर ज्ञानेश्वर ठाकरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी और मृतक एक ही परिसर में ट्रक चालक के रूप में कार्यरत थे। दोनों के बीच पहले से ही आपसी रंजिश चल रही थी। रविवार को शराब के नशे में दोनों के बीच बहस हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। गुस्से में रवि ने किशोर पर चाकू से हमला किया, लेकिन किशोर ने चाकू छीन लिया और उसी चाकू से रवि पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल रवि को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं कलमना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जहां इस घटना से मार्केट यार्ड परिसर में दहशत फैल गई है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात्रीचे 9:50च्या आसपास यातील आरोपी जो आहे किशोर ठाकरे हा एपीएमसी मार्केट कळमनामध्ये खला नंबर 12च्या समोर बसलेला होता। त्यावेळी जो मयत झालेला आहे रवि वाघमारे हा त्या ठिकाणी आला आणि यहाँ पर क्यों बैठा है असं त्यांनी आरोपीला म्हटले असता त्यांच्यावरून त्यांच्यामध्ये एक क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला आणि हातापायी होऊन रागाच्या भरात आरोपीने त्याच्याजवळील चाकू काढून त्याने मृतक रवि वाघमारे याला त्यांच्यावर वार केले। त्यामुळे तो जखमी अवस्थेत पडला। नंतर त्याला मे हॉस्पिटलमध्ये भरती केली असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले। वरून पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला आणि सध्या गुन्ह्यामधील जो आरोपी आहे तो अटक आहे आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे। नागपुर से सिटी न्यूज के लिए विशाल भंबड़वार की रिपोर्ट। नागपुर के अंबाझरी थाना क्षेत्र के गोकुलपेट इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अग्रवाल कबाड़ी यानी भंगार की दुकान पर काम करने वाले बकरा मंडी मोमिनपुरा निवासी जाहिद अली नामक मजदूर ने अपने ही साथी 26 वर्षीय सूरज गुप्ता पर किन्हीं कारणवश तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सूरज गंभीर जख्मी हो गया और हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल रवाना कर आरोपी की तलाश जारी है। वही मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल हमला किन कारणों से हुआ इसकी जांच अंबाझरी पुलिस कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। वही इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। नागपुर शहर के तहसील थाना क्षेत्र में देह व्यापार के अड्डे पर गुने शाखा की सामाजिक सुरक्षा पथक ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल पैराडाइज में चल रहे इस रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक विदेशी महिला को मुक्त कराया है, जबकि महिला आरोपी के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना तहसील थाना क्षेत्र स्थित सीए रोड के होटल पैराडाइज की है, जहां पुलिस ने 2 जुलाई की शाम 5:30 बजे से लेकर 3 जुलाई की रात 1:55 तक छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक होटल के चौथे माले के रूम नंबर 403 में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सामाजिक सुरक्षा पथक ने रेड की। इस दौरान वहां से एक विदेशी पीड़िता महिला को छुड़ाया गया। मौके से महिला आरोपी उपलवाड़ी निवासी 49 वर्षीय रश्मि आनंद खत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कुल 39,010 रुपए मूल्य का सामान जब्त किया है, जिसमें 2 मोबाइल फोन, नकदी 5,500, एक डीवीआर, काउंटर की रजिस्टर और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। जहां इस मामले में मुख्य आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ राधे देशराज फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। वहीं पुलिस ने महिला आरोपी को नोटिस देकर रिहा किया है और विदेशी पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है और आगे की जांच फिलहाल जारी है। एसएसवी पथकाला काल माहिती प्राप्त झाली की हॉटेल पॅराडाईज या ठिकाणी एक रशियन नागरिक असलेली महिला ही देहव्यापार करण्यासाठी येणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही त्या ठिकाणी पंटार 2 महिला पंचासमक्ष त्या ठिकाणी पाठवला आणि खात्री केली असता त्या ठिकाणी उपलब्ध पंटारला एक रशियन महिला उझबेकिस्तान इथली महिला उपलब्ध करून देण्यात आली। त्या पीडितेची आम्ही त्या ठिकाणी सुटका करून तिला सुधारगृहात रवाना केले। तसेच तिला देह व्यापारासाठी त्या हॉटेलमध्ये येण्यासाठी प्रवृत्त केले। ते एक तो आरोपी सध्या दिल्लीचा आहे कृष्ण कुमार देवराज।
तसेच नागपूर येथील पॅराडाईज हॉटेल जे चालवण्यासाठी 7 महिन्यापूर्वी घेतलेली आहे ती महिला आरोपी, असे 2 आरोपीविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली आहे. आरोपी ह्या हॉटेल व्यवसायामध्येच आहे पूर्वीपासून. ती आणि तिचा पतीसुद्धा ह्या प्रकारच्या हॉटेलच्या व्यवसायामध्ये आहे आणि त्या माध्यमातून जो दिल्लीमधला आरोपी आहे त्याच्याशी त्यांचा संपर्क झालेला आहे, त्याला ते ओळखतात आणि त्याला मिळून त्यांनी या प्रकारचा ध्येयव्यापार करण्यासाठी परकीय किंवा रशियन, उझबेकिस्तान येथून येणाऱ्या महिलांना त्या ठिकाणी ध्येयव्यापार करण्यासाठी उपलब्धता करून दिलेली आहे. नागपुर जिले के रामटेक तहसील के देवलापार वन परिक्षेत्र में बाघ के हमले में एक 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। लोढ़ा गांव निवासी बालक राम कृष्णा ढोबले सोमवार सुबह मवेशी चराने कार्रवाई राउंड के बीट क्रमांक 474 में गए थे। शाम को मवेशी तो लौट आए लेकिन वह नहीं पहुंचे। परिजनों ने देवलापार थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जहां मंगलवार को सुबह उनका क्षत विक्षत शव बीट क्रमांक 475 में मिला। RFOR डोंगरे व वन विभाग की टीम ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। ज्या पद्धतीनं अयोध्या येथील राम मंदिराचा मुद्दा होता, त्याच धर्तीवर काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत अग्रस्थानी असायचा। या गंभीर बाबींकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेता, जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी सातत्यानं पाठपुरावा करत न्यायालयात प्रलंबित असलेली केस सुरू केली। काल दिनांक 1 जुलै 2025 रोजी मंगळवारला याचा निकाल लागला असून हा संत्रा प्रक्रिया कारखाना परत MIDC ला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठानं दिला आहे। आता MIDCच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत सलील देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे। नमस्कार, मी सलील देशमुख। आज 1 जुलै स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिवस म्हणजे कृषी दिवस महाराष्ट्रातला। आज एक फार मोठी आनंदाची बातमी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या विदर्भामध्ये आणि विशेषतः नागपूर जिल्ह्यासाठी आहे। आज आपल्या नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुका येथील संत्रा प्रक्रिया केंद्र जे गेल्या 15 वर्षापासून 2010 पासून जे न्यायप्रविष्ट होता, गेला कुठेतरी आज मार्ग मोकळा झाला आहे। आज आनंदाची गोष्ट आहे, जस्टिस न्यायाधीश शर्मिला देशमुख मॅडम यांनी हा निकाल आज 1 जुलै रोजी मुंबईच्या उच्च न्यायालयात त्या ठिकाणी दिलाय आणि आज आनंदाची गोष्ट, येणाऱ्या काळामध्ये आपला हा प्रक्रिया केंद्रचा मार्ग मोकळा झाला। येणाऱ्या दिवसामध्ये चांगल्या पद्धतीचा रोजगार या भागामध्ये, एक संत्रा प्रक्रिया केंद्र व त्याच पद्धतीने संत्र्याच्या सोबत असणारे जे पदार्थ त्याच्यापासून बाय प्रोडक्ट्स बनू शकतात, त्याच्यासाठी एक चांगलं केंद्र त्या ठिकाणी आपल्या विदर्भामध्ये सुरू झालं। ही सगळ्यांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे। गेल्या 15 वर्षापासून याची न्यायालयीन लढाई त्या ठिकाणी चालू होती आणि आज येत्या 4 आठवड्यामध्ये न्यायालयाने सांगितलं आहे, जस्टिस शर्मिला देशमुख यांनी सांगितलं की 4 आठवड्यामध्ये आपल्याला याचं सील उघडून हे जमीन त्या ठिकाणी पुन्हा MIDC महाराष्ट्र ॲग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला हस्तांतरित करणार आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये हा प्रकल्प सुरू होणार। ही एक आनंदाची गोष्ट आहे। साधारणतः 55 लाख रुपये हे कृषी विभागाच्या महाराष्ट्र ॲग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने कोर्टामध्ये त्या ठिकाणी दिले सुद्धा आहे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये एक साधारणतः 10-15 कोटी रुपयाचा अधिकचा खर्च करून एक चांगला प्रकल्प आपल्या या विदर्भासाठी, आपल्या या महाराष्ट्रासाठी, नागपूर जिल्ह्यासाठी, संत्रा उत्पादक भागांसाठी, मग ते वरुड, मोर्शी, काटोल, कळमेश्वर, नागपूर या सगळ्या भागांच्या संत्रा उत्पादक, मोसंबी उत्पादक, किंबहुना लिंबू वर्गीय यांच्यासाठी एक मोठं अनुदान ठरेल याच्याबद्दल मला कुठेतरी दुमत वाटत नाही। गेल्या अनेक काळापासून आम्ही या विषयाचा पाठपुरावा करून राहिलो। जेव्हा सन्माननीय अनिल बाबू देशमुख आपले वडील हे सुद्धा तुरुंगात होते, यांची सुद्धा न्यायालयीन लढाई चालू होती, त्यावेळेस सुद्धा या प्रकरणाच्या बाबत मी स्वतः कोर्टामध्ये वारंवार त्या ठिकाणी जात होतो। 5-6 वर्ष सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून, 5-6 वर्ष सातत्यपूर्ण या विषयाचा लढा देऊन कोर्टाच्या माध्यमातून आज आपली बाजू मोकळी झाली आहे। या गोष्टीचं अभिनंदन। त्या गोष्टीसाठी आज मी या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना याची विनंती केली। आपण अशाच पद्धतीने आशीर्वाद द्यावा आणि चांगला प्रकल्प आपल्या या विदर्भामध्ये
या नागपूर जिल्ह्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी काटोल डोंगरगाव इथे पुन्हा सुरू करू. धन्यवाद. नागपुर शहर के यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह खून खराबे में बदल गया था, जब एक तरफा प्रेम में डूबे आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की चाकू और सीमेंट ब्लॉक से हत्या कर दी थी. घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी 33 वर्षीय बिरजू दीपक वाढ़वे को आखिरकार पुलिस ने गुप्त सूचना और तकनीकी सर्विलांस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है. 20 फरवरी 2025 को यशोधरा नगर परिसर स्थित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सांस्कृतिक भवन के सामने फिरियादी अनुश्री वाढ़वे की शादी का समारोह चल रहा था. तभी आरोपी बिरजू वाढ़वे, जो फिरियादी की बहन से एक तरफा प्रेम करता था, उसने अपने साथियों सहित समारोह में पहुंचकर मेहमानों के सामने गाली गलौज और हंगामा किया. इस पर फिरियादी का मित्र 23 वर्षीय विहांग मनीष रंगारी ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिरजू ने चाकू से उस पर वार कर दिया. साथ ही आरोपी आर्यन उइके ने विहांग के सीने पर सीमेंट ब्लॉक फेंका और बाकी आरोपियों ने उसे लात घुसे मारे. गंभीर रूप से घायल विहांग को मेयो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हत्याकांड में कुल 9 आरोपी चिन्हित किए गए. 8 आरोपियों को 22 और 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 11:30च्या सुमारास भिलगाव येथील छत्रपती लॉन येथे वाढवे कुटुंबियांचा लग्न समारंभ होता. त्याचे जे फिर्यादी आहेत त्याच्या बहिणीचं त्या ठिकाणी लग्न होतं. त्या ठिकाणी जो आत्ता पाहिजे असलेला आरोपी जो आहे हा त्या ठिकाणी गेला होता. त्याचंही नाव बिरजू दीपक वाढ़वे आहे. हा शिरगाव विरोधाचा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे. हा त्याच्या मित्रासह साथीदारांसह लग्न कार्यक्रमासाठी गेला होता. त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी लग्न समारंभामध्ये जे मुलीकडचे नातेवाईक आहेत त्यांना तो शिवीगाळी त्या ठिकाणी करू लागला. शिवीगाळी करत असताना जो याच्यातली फिर्यादी आहे त्याच्या बहिणीचं लग्न होतं आणि त्याचा मित्र विहांग रंगारी हा त्याला समजावण्यासाठी गेला होता की बाबा या ठिकाणी कुठला गोंधळ घालू नको, कार्यक्रम आहे आणि निघून जाण्यासाठी त्यांनी सांगितलं. परंतु ते काय ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हते. त्यांनी सर्वांनी मिळून त्या ठिकाणी रंगारी याच्यावर हल्ला करून चाकूने त्याला जखमी केलेलं होतं, गंभीर जखमी केलं होतं आणि त्याच्यात तो मयत झालेला होता. त्याच्यामध्ये आपण टोटल एकूण 10 आरोपी होते. यापूर्वी आपण 9 आरोपींना अटक केलेली आहे. 8 आरोपी त्यातले अटक केलेली आणि एक त्यातला जो जुवेनाईल होता त्याला जुवेनाईल कोर्टासमोर आपण हजर केलेला आहे. हा तेव्हापासून फरारी होता. या फरारी आरोपीसाठी माननीय पोलीस उपायुक्त श्री निकेतन कदम सर आणि श्री सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री बंडेवार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पोलीस स्टेशनकडील टीम त्याच्यामध्ये हे केली होती, स्थापन केली होती. PSI कंसे, PSI राठोड, हवालदार गुप्ता, हवालदार लांजेवार कोरापे, सनी मटेल, रोहित रामटेके, रितेश दुधे, अमोल भेंडेकर, राहुल शेट्टी, अनितेश मिश्रा, किशोर देवांगन यांना त्या टीममध्ये आपण हे केलं होतं. बऱ्याच वेळा आपण त्याचा पाठलाग म्हणजे त्याला शोध घेतला, परंतु तो प्रत्येक वेळ निघून जायचा. काल आम्हाला बातमीदार मार्फत माहिती मिळाली की टेकाडांमध्ये एका महिलेच्या घरी तो आलेला आहे आणि त्या ठिकाणी मग तात्काळ माननीय DCP श्री निकेतन कदम सर यांच्या आदेशाने सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री बंडेवार सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी टीम पाठवून त्या आरोपीला आपण ताब्यामध्ये घेतलेला आहे. त्याची पोलीस कस्टडी आपल्याला 5 तारखेपर्यंत मिळालेली आहे. हो, शरीरावरचे बरेचसे गुन्हे त्याच्यावरती आहेत. त्याला आपण नवीन कायद्यानुसार 111(2) हे कलम हे लावलेलं आहे. संघटित गुन्हे टोळी तयार करून त्याचे गुन्हे केल्याबद्दलचे. शिक्षक और विद्यालय की जिम्मेदारी है कि वे माता पिता के विश्वास को सार्थक सिद्ध करें. आश्रम शालाओं में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है. ये उद्गार आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने हिंगना तालुका के कवड़स स्थित निवासी आश्रम शाला में प्रवेशोत्सव के अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए. कार्यक्रम में आदिवासी विकास की अपर आयुक्त आयुषी सिंह, उपायुक्त दिनकर चौहान, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी नितिन इसोकर, सरपंच उषा सावले और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे. मंत्री उइके ने कहा कि राज्य के सभी शासकीय
व अनुदानित आश्रमशालाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षक ये न भूले कि विद्यार्थी है तभी शिक्षक का अस्तित्व है। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ विद्यार्थियों के आहार की गुणवत्ता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि उनके छिपे हुए गुणों को पहचाने और उन्हें साकार करे। प्रत्येक विद्यार्थी विद्यालय का केंद्र बिंदु है और उसकी प्रगति ही शिक्षा प्रणाली की सच्ची सफलता है। मंत्री उइके ने यह भी घोषणा की कि राज्य में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत 1751 रिक्त पदों की भर्ती आगामी शैक्षणिक सत्र में की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि विभाग के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार की 17 विभागीय योजनाएं सीधे आदिवासी समुदाय तक पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत आदिवासी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का सतत प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री अशोक उइके द्वारा आश्रमशाला के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, पण हे करण्याकरता आपल्याला अभ्यास केला पाहिजे। मला एकाने विचारलं होतं की तुम्ही नोकरी करता का? मी म्हटलं मी नोकरी करायला तयार आहे, पण मला 200 कोटी रुपये महिना पाहिजे। माझ्या डोक्याची किंमत 200 कोटी रुपये आहे, तर मग मी करेन। त्यामुळे आपल्याला जर ते ज्ञान प्राप्त झालं, कौशल्य प्राप्त झालं, तर आपली किंमत वाढते। मी खूप वेळा सांगितलं मागच्या साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर जोन रजिस्टर क्रमांक 78 नागपुर मंडल की ओर से 6वां द्विवार्षिक अधिवेशन नागपुर के गुंजन सभागृह DRM कार्यालय परिसर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। 2 जुलाई को सुबह 11:30 बजे खुला सत्र आयोजित हुआ, जिसके पश्चात कार्यकारिणी बैठक और 3 जुलाई को जनरल काउंसिल मीटिंग संपन्न हुई। कार्यक्रम में NFIR महासचिव डॉक्टर M राघवेचा, SCHMU जोनल सचिव पीताम्बर लक्ष्मी नारायण, गुमान सिंह, आदित्य कुमार सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। मुख्य मांगे: रेलवे में निजीकरण की सभी प्रक्रियाएं तत्काल रोकी जाए, विशेषकर शेड व डिपो कार्य में। पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल हो, नो NPS, नो UPS, ओनली OPS। LDCE को सभी के लिए खुला किया जाए। EL रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया जाए। ट्रैक मेंटेनर एवं ट्रैफिक असिस्टेंट को पीने का पानी व साइकिल स्टैंड की सुविधा दी जाए। रनिंग कर्मचारियों के रेस्ट रूम बंद किए जाए। कोरोना काल यानी जनवरी 2019 से जून 2021 का बकाया DA और DAR भुगतान किया जाए। तकनीकी श्रेणियों को रिस्क अलाउंस दिया जाए। रेलवे आवासों का नवीनीकरण कर आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए। इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए 10 साल की शर्त को घटाकर 5 वर्ष किया जाए। महिला कर्मचारियों को एक बार फिर कैटेगरी चेंज का अवसर दिया जाए। ट्रैक मेंटेनरों को 4200 ग्रेड पे दिया जाए। ट्रेन मैनेजर का प्रारंभिक ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 4200 किया जाए। 8वां वेतन आयोग समय पर लागू किया जाए। आज का जो ये द्विवार्षिक अधिवेशन का यहाँ पे जो आयोजन किया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस नागपुर मंडल द्वारा आयोजित हुआ है, वो एज अ महामंत्री पीताम्बर लक्ष्मी नारायण मैं स्वयं मेरे नेतृत्व में ये आयोजन हुआ है। और ये पिछले 2016 के बाद 2016 रायपुर के बाद आज यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। और इसमें हमारे NFI के लीडर्स उपस्थित है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महामंत्री यहाँ उपस्थित है HR मिश्रा जी। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के यहाँ पे लीडर है प्रवीण वाजपेयी जी, अध्यक्ष है जो। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस मजदूर संघ के अशोक शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है, जो NFIR में जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट जॉइंट जनरल सेक्रेटरी JCM लीडर है। तो उनकी उपस्थिति में आज है। और नागपुर, रायपुर, बिलासपुर के सभी वर्किंग कमेटी मेंबर, डेलीगेट्स, जनरल काउंसिल यहाँ पर उपस्थित है। और आज ये इसका मुख्य अतिथि हमारे मुख्य कार्मिक अधिकारी बिलासपुर से पधारे हैं, वो भी यहाँ पे अभी आने वाले हैं। उनकी वो मुख्य अतिथि है। और हमारे मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार गुप्ता जी वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और अभी खुला सत्र है दोपहर तक,
और उसके बाद में हमारी वर्किंग कमेटी सेकंड हाफ में होगी। और कल चुनाव होगा जनरल काउंसिल की होगी संगठन का। ये 2 दिवसीय अधिवेशन जो है यहाँ जी, इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है हमारी यूनियन की डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है हमारी, जैसा ट्रैक मेंटेनरों को पेट्रोलिंग तीनों मंडल में एक समान होना चाहिए। जो 16 किलोमीटर चल रहा है वो 12 किलोमीटर होना चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट को हार्ड ड्यूटी रिक्स अलाउंस मिलना चाहिए। वैसी SNT, CNW और TRD सभी को रिक्स अलाउंस मिलना चाहिए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस भत्ता मिलना चाहिए, वो हमारी डिमांड है। और LDC ओपन टू ऑल सबके लिए होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी वहाँ पे NFIR में पेंडिंग है। NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन JCM NC में पेंडिंग है, उसके लिए भी लड़ाई चालू है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है जो नेशनल लेवल पे चल रहा है, उसके लिए हम संघर्ष है, समय समय पे धरना प्रदर्शन करते हैं। उसका भी आज यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बारे में क्या करना है, आगे का आंदोलन कैसे चलाना है। बहुत सारे मुद्दे, ट्रैक मेंटेनर, आर्टिजन स्टाफ सबकी जो हो रहा नहीं है अभी तक, उसके लिए लड़ाई चालू हमारी। और सभी को महंगाई ये रिक्स अलाउंस मिलने के हमारी है। ट्रैक मेंटेनर को 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन मिलना चाहिए। इनिशियल ग्रेड पे ALP असिस्टेंट लोको पायलट का मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे आपको विस्तार से मीटिंग में समझाएंगे। धन्यवाद। संयुक्त महासचिव इंदल दमाहा ने अपील की है कि कर्मचारी 2 एवं 3 जुलाई को 2 दिवसीय अधिवेशन में भारी संख्या में सहभागिता कर संगठन की ताकत का प्रदर्शन करें और अधिवेशन को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं आशीष पांडे, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर। आज भारतीय जनता पार्टी धनतोली मंडल की ओर से मोदी जी के जो सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण देश में जो विकास की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की और गरीबों के जन कल्याण के लिए जो कार्य किए, उसके ऊपर हमने आज हमारे नागपुर की और हमारे दक्षिण पश्चिम मंडल की जनता को जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और कौन कौन आए थे, गेस्ट कौन कौन थे, और इतनी बरसात में गया भाई ने भाषण भी दिए, क्या एक मैसेज देंगे लोगों को? देखिए, हर शुभ कार्य में बारिश जब आती है तो बोलते हैं कि वो बहुत शुभ होता है। तो वरुण देवता की कृपा रही और आज 23 तारीख हो चुकी है और हमारे किसान भाई बारिश की सब्रता से वेट कर रहे थे। और आज वरुण देवता की जो कृपा हुई है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि देखिए, किसानों को आज किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा तो हमारे देश में अन्न की कमी हो जाएगी और बहुत ही ज़रूरी था। दूसरी बात, हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। उसी प्रकार से हमारे दक्षिण पश्चिम मंडल के पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई रितेश जी गावंडे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और हमारे मंडल के अध्यक्ष विनोद जी शिंदे यहाँ पर उपस्थित थे और सभी हमारे इस प्रभाग 16 के नागरिकगण, वरिष्ठ नागरिक, हमारे युवा साथी और महिला बहनें प्रमुख रूप से उपस्थित। बताइए। देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने और अब तक के जो 11 वर्षों की उनकी जो कार्य है, उसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में जो है 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन जो है समूचे देश भर में हो रहा है। उसी श्रृंखला में जो है नागपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी, इनके मार्गदर्शन में जो है ये कार्य जो है हो रहा कि जो उन्होंने काम किया वो जनता तक, उन्होंने नहीं बोला है कि जनता तक ले जाओ आप, लेकिन कार्यकर्ता की भावना है। आज जिस तरीके से कार्यकर्ता और देश का नागरिक
140 करोड़ जनता जो गौरवान्वित महसूस कर रही है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो अनेक कार्यक्रम जन सामान्य के लिए दिए, उन्होंने हर सेक्टर का विचार किया। इसके पहले सिर्फ विचार किए जाते थे, काम कुछ होता नहीं था। यही देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि भी हम 1 रुपया जो है केंद्र से भेजते हैं और जनता के हाथ 5 पैसे लगते हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा 1 रुपया जो है जनता के गाढ़े मेहनत की कमाई जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है। आज कौन विचार कर सकता था कि जो महिलाएं ग्रामीण अंचलों में बसती है उनको गैस की सुविधा मिलेगी। उन्होंने विचार किया कि हमारी महिला बहनें जो है कितने तकलीफ़ में जो है अपने रोज़ का भोजन बनाती है। उज्ज्वला गैस योजना उन्होंने चालू की। आज जो है महिलाएं रात भर जो है अपने रात निकाल देती थी, लेकिन उनको जो है बाहर जाने के लिए शौचालय नहीं थे। आज 15 करोड़ से ऊपर जो है शौचालय का निर्माण करने का काम किया। आज हमारा जनसामान्य नागरिक जो है पहले अपने एक साधारण खाता खुलाने के लिए दर बदर भटकता था, उस खाता आज वो आसानी से खोल सकता है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आज जो है हम लोग 5 ट्रिलियन की एक मजबूत व्यवस्था बनने जा रहे हैं। कोरोना जैसे महामारी के अंदर में जो है नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को का जीवन बचाने का काम किया। पहले क्या होता था, आज जो लोग टीका टिप्पणी करते कि भाई इसके पहले क्या होता था, तो आज जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही जो है बोला था कि आज हमारे देश पे अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे अनेक कार्यक्रम जो है उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। और देखिए आज बारिश भी है तब भी दया भया आए पूरा। नहीं, देखिए लोगों का आज जो है लोगों का उत्साह था। आज कार्यक्रम में जो लोग आप जो देखा आपने कि इतने भारी बारिश में लोग जो है एकाग्र चित्त होकर के जो है 11 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहे उसको सुनने के लिए आतुर थी। उसको सुनने के लिए जो है लोग पूरे बारिश में भी जो है लोग रुके हुए थे। तो ये ऐसे व्यक्ति के कार्य है जिसमें उन्होंने करके दिखाया और उसी को जो है आज जन सामान्य के बीच में ले जाने के लिए जो हम लोग इसको जो है कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जो है देश आज एक मजबूत हाथों में, देश सुरक्षित है। देश को एक ऐसा व्यक्ति जो निष्कलंक है, जिसके नेतृत्व में देश अपने प्रगति पथ पे आगे बढ़ रहा है। आज हम पहले देखते थे, आज आप सुन रहे हैं कि पहले कई बार जो है हमले जब होते थे लोग मर जाते थे। आज एक ऐसे ही प्रधानमंत्री है कि आज ईरान में भी जो है वहाँ पे युद्ध चल रहा, तो हमारे यहाँ का छात्र जो है उसको बचा के लाने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो उनके जो है पूरे विश्व में जो उन्होंने अपना जो एक अलग पहचान बनाई है उसके कारण ये सब संभव हो रहा है। इसके पहले जो है हमारा विद्यार्थी कब आकर के हुआ, आज 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है और वही सब लेकर के जो है हम लोग ये आज जनता के बीच में 11 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। धन्यवाद। योग्य वेळ केव्हा आता सर, योग्य वेळ जेव्हा शेतकरी अडचणीत आहे, शेतकऱ्यांकडे शेतीला लावायला पैसा नाही, आता हीच तर योग्य वेळ आहे। जेव्हा शेतकरी अडचणीत असतो तेव्हा तो शेतकरी मागणी करतो की आमची कर्जमाफी करा। आता तुमची योग्य वेळ किती वर्षांनी येईल, या निवडणुकीच्या शेवटल्या महिन्यामध्ये तुमची योग्य वेळ येईल काही समजत नाही काय। त्याच्यामुळे ही योग्य वेळ आहे आणि मग मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की योग्य वेळ करू, तर आता अतिशय शेतकरी अडचणी असल्यामुळे हीच कर्जमाफीसाठी योग्य वेळ आहे। त्याच्यामुळे राज्य शासनाने आताच कर्जमाफी केली पाहिजे। आमची परवाच्या दिवशी मीटिंग आहे, त्याबद्दल हा अवश्य चर्चा करू
पण असं कसं आहे, खरीप हंगाम येणार आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. युद्ध तर ठीक आहे, आता झालं चालू 8 दिवस झाले. राज्य शासन आम्ही अनेक वर्ष सरकारमध्ये होतो, याचं नियोजन वर्षभरापासून करावं लागतं. खताचं नियोजन व्यवस्थित जर वर्षभरापासून जर केलं तर अशा प्रकारच्या अडचणी येत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये खताचा पुरवठा व्यवस्थित होतो. भावाचं नियंत्रण सुद्धा राज्य शासनाने करायला पाहिजे, त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष नाही. मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खताचे भाव वाढले. आणि बरं, अतिशय तीव्र भावना या हिंदी सक्तीच्या बाबतीत आहेत. त्याच्यामुळे राज्य शासनाने याचा अवश्य विचार करायला पाहिजे. आपण पाहिजे, अनेक तज्ज्ञ आहेत, अनेक तज्ज्ञ मंडळी सुद्धा याच्या बाबतीत चिंता व्यक्त केली आहे की हिंदी भाषा त्या बाबतीत जो काही निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय त्याचा त्यांनी फेर विचार करावा. अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणात राज्याच्या प्रत्येक भागातून मागणी येत आहे. त्याच्यामुळे हिंदीच्या बाबतीत जी आक्रोश त्या निमित्तानं लोकांमध्ये आहे, त्याच्या बाबतीत राज्य शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. शरद पवार साहेबांची साथ ज्या अनेकांनी सोडली, ते जेव्हा एकांतात आम्हाला भेटतात तेव्हा ते हेच सांगतात की एका विपरीत परिस्थितीत आम्हाला शरद पवार साहेबांची साथ सोडावी लागली. पण हा निर्णय आम्हाला एका वेगळ्या परिस्थितीमध्ये घ्यायला लावला, नाही तर आम्ही शरद पवार साहेबांची साथ कधी सोडली नसती. त्याच्याबद्दल अनेकांनी खाजगीमध्ये खंत व्यक्त केलाय, कारण की ओपनली करू शकत नाही, मग अनेकांच्या अडचणी आहेत. आता भास्कर जाधव साहेबांनी तर स्पष्टपणे सांगितलं की मी शरद पवार साहेबांची साथ सोडली, ही अतिशय मोठी चूक केली. भास्कर जाधव साहेब आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष होते, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते. आणि मी जे सांगितलं अशा पद्धतीच्या अनेक नेते जे आमच्यातले सोडून गेले, आमच्यापेक्षा ज्येष्ठ नेते अनेकांनी खाजगीमध्ये याच प्रकारची भावना ते सर्व व्यक्त करतात. 26,000 धान खरेदी अजून म्हणजे धान खरेदी 26,000 शेतकरी प्रतीक्षेत आहे खरेदी संदर्भात. काय मला बाई खरेदी बंद झालेली आहे. 26,000 शेतकरी प्रतीक्षेत. अच्छा, 26,000 शेतकऱ्यांचा धान अजून खरेदी करायचं बाकी आहे. मी त्याची डिटेल माहिती घेतली नाही, माहिती घेतल्यानंतर बोलील त्याच्या बाबतीत. गरीब व गरजू लोकांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी कुठेतरी अडचणीत आलेली आहे. केंद्र चालकांना आर्थिक अनुदान जे आहे ते वेळेवर नाही मिळत, त्यामुळे केंद्र चालक आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहे. काय सांगाल? आपल्यासोबत मोठ्या प्रमाणात इथे शिवभोजन थाळीचे केंद्र चालक उपस्थित आहेत. शिवभोजन थाळी योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना आहे आणि गोरगरीब आणि गरजू लोकांसाठी ही योजना आहे. आणि ज्या ठिकाणी जे केंद्र चालक आहेत त्यांना 1-2 महिन्याचं अनुदान नाही मिळालं तर आम्ही सगळे लोक सहन करू शकतो, परंतु 6 महिन्यापासून अनुदान केंद्र चालकांचं मिळालं नाही, त्याच्यामुळे त्या आर्थिक अडचणीमध्ये आलेल्या आहेत. आणि म्हणून या संबंधामध्ये मी असो, आमचे भास्कर पराते असो, ठाकरेजी असोत, बाकीचेही सगळे मंडळी आहे, बॅनर्जी असोत, हे सगळे लोक आम्ही संबंधित मंत्र्यांना भेटलो आणि संबंधित मंत्र्यांनी अनुदान ताबडतोब देऊ अशा प्रकारचं आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा प्रवीण दटके आमदार आहेत, त्यांच्या पत्रावर त्वरित कारवाई करावी असं प्रधान सचिवांना लिहिलेलं आहे, परंतु अजूनपर्यंत अनुदान मिळालं नाही. जर आमचं या 2-4 दिवसामध्ये अनुदान मिळालं नाही तर मग आम्हाला वेगळं पाऊल, आंदोलनात्मक पाऊल आम्हाला घ्यावं लागेल. अशा प्रकारची सर्व केंद्र चालकांची भूमिका आहे. देखिए, अभी कम से कम शिवभोजन थाली का जो है 6 महीने से इनका बजट अभी तक हुआ नहीं है. संचालक परेशान है. संचालक परेशान रहने के बावजूद फिर भी हम जो हमारे पास में जो महिलाएं जो काम करती है, हम उनका पेमेंट वगैरह कम से कम एक शिवभोजन में 3 से 4 महिलाएं काम करती है, फिर भी सभी संचालक उनका पेमेंट वगैरह करवाते. आज वो 4-5 महिला हमारे संचालकों के पास में काम करते, उनका परिवार हमारे शिवभोजन के भरोसे ही है. और आज कम से कम हमारे पास 75, किसके पास में 100 है, किसके पास 150 है. तो उसमें गरीब तबके के लोग, जिसको गरजू लोग, उनको सभी को शिवभोजन खाने की ज़रूरत पड़ती है. बिना खाने से चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को खाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर इसी तरह अगर शिवभोजन में अगर संचालकों को पैसा नहीं दिया जाएगा तो संचालक पैसा लाएगा कहाँ से? और हम लोग सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवभोजन संचालक जो है, जो शिवभोजन जो गवर्नमेंट ने जो करी है, उसमें हम लोग GST भी भरते हैं. GST भरने के बावजूद भी सब चीज़, ये लाडली बहना योजना, ये कोई योजना
अभी ये दिल्ली सरकार, उसके लिए हम नहीं, ये नहीं बोल सकते कि बंद करो चालू करो, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन शिवभोजन थाली ऐसा है, ये आम जनता को, सभी को इसकी ज़रूरत है। मैं कृपया करके मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि सभी को शिवभोजन के थाली के जो पैसा है, जो बचा हुआ है, वो मिले और ये शिवभोजन हमेशा चलते रहे। महिलांना विचारूया, आपण बघतो की नियोजन हे महिला उत्तमरित्या करतात. किती महिने झालेले आहेत तुम्हाला अनुदान नाही मिळालं? 6 महिने झालेले आहे. जानेवारीपासून अनुदान मिळालेलं नाही आहे आणि चालवण्यासाठी सगळा कठीण प्रसंग सगळ्यांनाच आलेले आहे. त्यामुळे सगळे शिवभोजन केंद्राचे संचालक इथे एकत्रित येऊन ही आमची तुम्ही ही सगळी बातमी आपण आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे पोहोचावी. कारण की लाडली बहीण त्या आम्हाला काही कुठलं पण त्याच्यामध्ये नाही, पण इथे पण महिला कार्यरत आहे. याही लाडल्या बहिणी आहेत तुमच्या, यांचाही विचार तुम्ही केला पाहिजे असं माझं सर्व मुख्यमंत्र्यांना विनंती करते. आणि ही सुरळीत योजना सुरू असली पाहिजे. त्याच्यामुळे हे प्रलंबित असलेले जी बिलं आहेत ती द्यायला पाहिजे अशी मी विनंती करते. नक्कीच. आणखीन काही केंद्र चालक जे आहेत शिवभोजन थाळीचे ते आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, काय आता परिणाम नेमका जाणवतो? परिणाम काय, सगळ्यांच्या केंद्र चालक आहे त्यांच्या डोक्याच्या वर झालेला आहे. 6 महिने म्हणजे खूप मोठा कालावधी आहे, अर्ध वर्ष आहे. आणि हे जे पैसे जे आहे, महिलांनी विशेषतः बचत गट मोठ्या प्रमाणावर शिवभोजन चालवत आहे. याच्यामध्ये महिलांनी हे शिवभोजन चालवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी व्याजाने पैसे घेतलेले आहे. आणि या उधार पैसे, व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ महिला बहिणींवर, लाडक्या बहिणींवर आलेली आहे. त्याच्यामुळे शासनाने याच्या गंभीरतेने विचार करावा. जर येत्या दिवसात लवकर जर याचे पूर्ण पैसे जर दिले नाही, शासनाने जर फक्त 1-2 महिन्याचेच पैसे दिले आणि बाकी महिन्याचे अजून थकवले तर त्यासारखेच होईल की थांबवल्यासारखेच होईल. त्याच्यामुळे आम्हाला आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की जे काही थांबलेले पूर्ण पैसे आहे 6 महिन्याचे ते त्वरित द्यावे. आणि येत्या दिवसात अगोदर ज्याप्रमाणे शिवभोजन चालत होतं त्याप्रमाणे शिवभोजनाचे नियमितपणे पेमेंट करावे. आणि शिवभोजन योजना गोरगरिबांसाठी, गरजूसाठी आहे, त्याच्यामुळे अखंडितपणे चालवावी. आम्हाला हे कल्याणकारी योजना शासनाने जे सुरू केलेली आहे आणि ते ह्या शासनाने जे सुरू ठेवण्याचा जो निर्णय घेतलेला आहे त्याबद्दल मी शासनाचे आभारीसुद्धा आहो. आणि मुख्यमंत्री साहेबांना येत्या दिवसात आम्ही अधिवेशनामध्ये पुन्हा निवेदन देणार आहोत. प्रवीण दटके साहेबांनी त्यांना पत्रसुद्धा दिलं आणि त्या पत्रावर त्यांनी त्वरित पेमेंट काढण्याची कारवाई करा म्हणून दिलेलं आहे. तर येत्या दिवसात पेमेंट येईल याबाबत शासनाने आम्हाला आश्वासनसुद्धा केलेलं आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास पुढचं पाऊल काय असणार? मागणी जर पूर्ण झाली नाही तर मग आम्हाला आंदोलनात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. तुम्ही आता सत्तेत आहे, राष्ट्रवादी. सत्तेचा काही विषय नाही आहे. हा कसा आहे, सत्ता जरी आमची असली तरी गोरगरिबांवर अन्याय होऊ नये हे आमची भूमिका आहे. लवकरात लवकर थकीत अनुदान न मिळाल्यास आंदोलनाची भूमिका केंद्र चालक घेणार आहे. कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसोबत मी क्षितिजा देशमुख, सिटी न्यूज लाईव्ह, नागपूर. नाही, नागपूर शहरातच नाही, मुंबई, पुणा, नाशिक या मोठ्या शहरांमध्येच नाही तर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धासारख्या छोट्या छोट्या ग्रामीण भागांमध्येही हा ड्रग्सचा MDचा प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. नुसतं युवकांमध्ये नाही तर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि शाळकरी मुलांमध्ये सुद्धा ड्रग्सचं प्रमाण वाढलेलं आहे. हे आपल्याला ऐकायला येतं आणि निश्चितच याच्यावर कुठेतरी अंकुश लागला पाहिजे. आणि म्हणून मी सभागृहामध्ये हा विषय मांडला आणि त्या संदर्भातही मी ही सूचना केली की या प्रकारचे जे ड्रग रॅकेट करणारे लोक आहेत किंवा हे जे ड्रग माफिया आहेत किंवा हे ड्रगचे तस्कर आहेत यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई केली पाहिजे. आणि त्याचा माझ्या प्रश्नाला प्रतिसाद देऊन माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी आश्वासन दिलं की या अधिवेशना संपेपर्यंत या संदर्भातला एक मकोका लावण्याच्या संदर्भातला कायदा NPDSमध्ये NPDSचे ज्या केसेस असतात, वारंवार ज्या लोक हे असतात त्यात आरोपी असतात त्यांच्यावर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याच्या संदर्भात आश्वासन दिलं. बघा असं आहे की मागच्या वेळेस ज्यावेळेस विधान परिषदेमध्ये हा विषय मांडला होता त्यानंतर अनेक धडक कारवाया या संदर्भात झाल्या होत्या. अनेक मिलर्सला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक लोक जे या सगळ्या याच्यात इन्वॉल्ड आहे त्या सगळ्या लोकांवर त्या कारवाई झाल्या होत्या. पण आता परत काही लोक हे परत यांनी सुरू केलेलं आहे. तर मला निश्चितच या संदर्भातली एक तक्रार करून परत या सगळ्या कंपनीजवर, या फॅक्टरीजवर, या राईस मिल्सवर कारवाई करण्याच्या संदर्भात विभागाला आपण माहिती देऊ. बघा मागच्या वेळेस या संदर्भात ज्यावेळेस विधान परिषद आणि विधानसभेमध्ये हा विषय गाजला होता, गडचिरोलीच्या धान घोटाळ्याचा विषय गाजला होता, त्यावेळेस सगळ्याच मिल्सची चेकिंग झाली होती, धान खरेदी केंद्रांची चेकिंग झाली होती, धाडी पडल्या होत्या. आणि 2-3 राईस मिल्स जे कोणी जेसा म्हणून जे आपण नाव घेत आहे
यांच्या राईस मिल्समध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा, मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याचा समोर आला होता आणि निदेश आलं. त्यामध्ये त्यांच्या कंपन्या ब्लॅकलिस्ट केल्या, त्यांच्यावर FIR सुद्धा केल्या, त्यांना अटकही केली होती, पण त्यांना ते जामीन मिळाली आहे. पण यामध्ये एक मोठा काँग्रेसचा नेता, जो काँग्रेस पक्षाचा फार मोठा एक आमदार आहे, नेता आहे, तिचंही याच्यात मोठ्या प्रमाणात इन्व्हॉल्वमेंट आहे. या जेसाचे ज्यावेळेस तुम्ही मोबाईल फोनचं जर रेकॉर्डिंग काढलं किंवा मोबाईल जर तुम्ही जर याचं जर चेक केलं पोलीस विभागाने, तर निश्चितच एक काँग्रेसचा फार मोठा नेता याच्यात त्याचंही सहकार्य किंवा इन्व्हॉल्वमेंट तुम्हाला सापडणार. थँक्यू भाऊ.